मुगल साम्राज्य जिसने 200 वर्षों से अधिक हमारे भारत देश पर शासन किया, उस शासन की नींव कहाँ से पड़ी थी? वो नींव पड़ी थी पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ, जो युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो इस युद्ध की पृष्ठभूमि को आज डिस्कस करेंगे। क्या कारण थे कि बाबर कामयाब हुआ इस युद्ध में, और क्या कारण थे कि 300 वर्षों से ज्यादा दिल्ली सल्तनत का जो शासन चल रहा था उसको उखाड़ फेंका बाबर ने इस युद्ध के बाद, और क्या कारण था कि लोदी वंश पूरी तरीके से समाप्त हुआ, दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से समाप्त हुई। ये सारा बैकग्राउंड, ये सारी पॉलिसीज, ये सारी वॉर टैक्टिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को पानीपत का प्रथम युद्ध। ये जो प्रथम युद्ध है इसमें सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड पर चलेंगे। तो जैसा मैंने अभी ये नाम लिया, मैंने बोला कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो पहली बात तो हम बाबर के बैकग्राउंड को देखेंगे, उसके बाद हम इब्राहिम लोदी के बैकग्राउंड को देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से इस युद्ध के पीछे की कहानी बनती है और इतना बड़ा है कि युद्ध होता है। बात करेंगे सबसे पहले हम बाबर के बैकग्राउंड पर। तो बाबर का बैकग्राउंड अगर देखा जाए, बाबर किसका वंशज हुआ करता था? आपने एक शासक सुना होगा, तैमूर लंग। तो तैमूर लंग का वंशज हुआ करता था बाबर। तैमूर लंग की मृत्यु होती है 1405 ईस्वी के लगभग में। तो 1405 के लगभग में तैमूर लंग की मृत्यु हो जाती है। जब तैमूर लंग की मृत्यु होती है, ऐसा बोला जाता है कि तैमूर लंग ने मध्य एशिया का एक बहुत बड़े भाग में अपना साम्राज्य विस्तारित करके रखा था। तैमूर लंग की जब मृत्यु हो जाती है 1400 ईसा पूर्व के बीच में, 1400 ईस्वी के बीच में सॉरी, तो वो जो पूरा साम्राज्य है वो 3 साम्राज्यों में बंट जाता है। एक है उस्मानी साम्राज्य, दूसरा है उज्बेक साम्राज्य, और तीसरा है सफाविद साम्राज्य। तो 3 साम्राज्यों में बट गया तैमूर लंग का पूरा शासन। उस्मानी साम्राज्य जो है, इसे इंग्लिश में ऑटोमन एम्पायर बोला जाता है। ये कहाँ पर था? तो ये तुर्की वाले क्षेत्र में हुआ था। उसके बाद उज्बेक की बात की जाए तो उज्बेक, अभी हम मैप में देखेंगे, उज्बेक जो शासन है उसमें एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसका नाम है फरगना या फिर फरजाना। इस फरजाना का शासक हुआ करता था बाबर। और वही तीसरे पार्ट की बात की जाए जो कि है सफाविद, तो ये जो सफाविद है ये ईरान वाले क्षेत्र में हुआ करता था। जल्दी से हम लोग मैप में इस चीज को देख लेते हैं कहाँ पर कौन कौन सा है। तो आप देखिए, ऑटोमन एम्पायर या फिर उस्मानी एम्पायर जो हमने अभी बोला था, उस्मानी साम्राज्य, वो ये ग्रीन वाले पार्ट में आपको उस्मानी साम्राज्य नजर आ रहा है। सफाविद जो साम्राज्य है वो इस ऑरेंज पार्ट में आपको नजर आ रहा है, और ये है हमारा पूरा भारत। ठीक है, जो सफाविद है, इस सफाविद का ही छोटा सा पार्ट यहाँ हुआ करता था जिसे हम उज्बेक बोलते हैं। उज्बेक जो साम्राज्य है वो यहाँ हुआ करता था। इस उज्बेक में आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो फरगना है, ये फरगना का शासक है हमारा बाबर। इस उज्बेक में एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था जिसका नाम है समरकंद। अब ये जो बाबर है, ये बाबर बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करता था, बहुत अच्छे से शासन लड़ता था, और साथ ही साथ में ये बहुत अच्छा योद्धा भी था। लेकिन उसके बावजूद ये जो पूरा सफाविद एम्पायर है, इस सफाविद साम्राज्य में इतने ज़्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, इतने ज़्यादा मतभेद थे भाइयों के बीच में, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ करता था, जिस वजह से ये जो बाबर है ये काफ़ी डिस्टर्ब रहा करता था। और बाबर को एक बात बहुत जल्दी क्लियर हो गई थी कि मैं अपना एम्पायर यहाँ पर तो नहीं बढ़ा सकता। अब बाबर ने क्या किया? बाबर सिर्फ इसी को लेकर रोते इसकी बजाय उसने अपना एक, बोल सकते हैं, एम बदला, अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज किया। उसने सोचा कि मैं यहाँ नहीं बढ़ पा रहा हूँ तो मैं काम करता हूँ, मैं इस तरफ बढ़ता हूँ। तो बाबर ने सबसे पहले ये जो काबुल है, इस काबुल पर कब्जा किया। इस काबुल पर उसने कब कब्जा किया? तो उसने 1504 में इस काबुल पर कब्जा किया। और ये जो काबुल का उसने लड़ाई लड़ी थी, ये काबुल उसने बहुत आसानी से जीत लिया। अब यहाँ से बाबर के सामने अपनी एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि मुझे अब अपना जो एम्पायर एक्सटेंड करना है वो मुझे इस साइड एक्सटेंड करना है, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, बहुत फर्टाइल लैंड हुआ करती थी, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा आने का, धन आने के चांसेस बहुत थे। तो बाबर ने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी यहाँ पर अपने पावर को कॉन्सेंट्रेट करने में। काबुल को उसने एक्सपैंड करा है 1504 में। उसके बाद वो धीरे धीरे करके यहाँ पर जो पंजाब वाला क्षेत्र हुआ करता था, उस पंजाब वाले क्षेत्र में 2-4 युद्ध उसने लड़े, और फिर वो धीरे करके यहाँ पर बढ़ना चाह रहा था। अब देखो, एक बात यहाँ पर ध्यान देना, पंजाब पर उसने सबसे पहले रूल करने की कोशिश क्यों की? उसको अपने एम्पायर में मिलाने की कोशिश क्यों की? क्योंकि जो तैमूर लंग है, तैमूर लंग का भी शासन कहीं ना कहीं जो पूरा है वो पंजाब के क्षेत्र को टच करता था। तो बाबर के दिमाग में ये था कि जो तैमूर ने किया है मुझे वो करना है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बाबर और तैमूर में डिफरेंस देखें तो जो तैमूर लंग है उसका उद्देश्य था लूटपाट करना, ज़्यादा से ज़्यादा धन चुरा के ले जाना और अपने एम्पायर में लगाना। लेकिन जो बाबर है वो एक कुशल शासक बनना चाहता था, वो अपना साम्राज्य विस्तारित करना चाहता था। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस
डिफरेंस हुआ। तो ये था बैकग्राउंड किसका, हमारे बाबर का बैकग्राउंड था। अब बाबर के बैकग्राउंड को हमने देखा, अब हम बात करेंगे कि भारत में उस समय क्या हो रहा था, लोधी वंश का क्या बैकग्राउंड था, उस पर बात करते हैं। उसके बाद हम आएंगे हमारे मुद्दे पर, जो कि है पानीपत का युद्ध। तो देखो मैं 1504 के अराउंड की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो 1500 ईस्वी है, उस 1500 ईस्वी में अगर आप भारत को देखेंगे तो भारत कुछ इस तरीके का आपको नजर आ रहा है, नीचे भी है। यहाँ पर आप देखें तो काफी सारे अलग अलग एम्पायर्स में बटा हुआ है हमारा भारत। यहाँ आपको राजपूत शासन नजर आ रहा है, इधर पे देखें तो आप ये पूरा आपको अफगानिस्तान का एम्पायर नजर आ रहा है, ये जो बीच में यहाँ पर आपको जौनपुर दिख रहा है। इधर आप नीचे जाएंगे साउथ की साइड तो एकदम साउथ में आपको विजयनगर साम्राज्य दिखेगा, विजयनगर के ठीक ऊपर आपको बीजापुर गोलकुंडा साम्राज्य दिख जाएगा। मतलब काफ़ी अलग अलग पावर्स हैं हमारे इंडिया में जो रूल कर रही हैं। इन्हीं के बीच में एक पावर है जो कि है दिल्ली सल्तनत, और उस दिल्ली सल्तनत में यहाँ पर शासन उस समय चल रहा था लोधी वंश का। तो अब बात करते हैं हम लोग लोधी वंश के एम्पायर पर, ठीक है। तो लोधी वंश का अगर आप साम्राज्य देखें तो ये जो पिंक वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये है आपका लोधी वंश का एरिया, ठीक है। अब लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी हुआ करता था। कब से कब तक था, तो आप यहाँ पर इस ट्री से देख सकते हैं, आप इससे यहाँ से समझ सकते हैं। लोधी वंश का टाइम पीरियड है आपका 1451 से लेकर 1526, तो 1526, 1451 से 1526 के बीच में आपका पूरा लोधी वंश है। संस्थापक बहलोल लोधी है, पहला प्रथम शासक। बहलोल लोधी के बाद उसका बेटा सिकंदर लोधी 1489 से 1517, आपने गज़े सिकंदरी सुना होगा। तो सिकंदर लोधी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल एम्परर हुआ करता था, तो ये था। अब सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद उसका बेटा जो कि है इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठता है, उत्तराधिकारी बनता है, और 1517 से 1526 के बीच में इसका शासन होता है। तो लोधी वंश की बात की जाए तो लोधी वंश में सभी बहुत ज्यादा एबल रूलर्स हुआ करते थे। इब्राहिम लोधी भी बहुत ही ज्यादा एबल रूलर है, लेकिन काफी सारी पॉलिसीज और काफी सारी चीजें इब्राहिम लोधी की गलत साबित हुई, जिसकी वजह से उसका जो साम्राज्य है उसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। तो इब्राहिम लोधी यहाँ पर आके हम देखें कि ये लोधी वंश समाप्त क्यों हो जाता है। इस समाप्त होने का कारण फिर से इनके जो आपसी मतभेद हैं वो आपसी मतभेद होंगे, और इतने ज्यादा आपसी मतभेद हुआ करते थे कि इब्राहिम लोधी की बात की जाए तो इब्राहिम लोधी के चाचा हुआ करते थे, जिनका नाम है आपका दौलत खां। तो इब्राहिम लोधी के चाचा हुआ करते थे दौलत खां ने ही इनवाइट किया था, उन्होंने ही आमंत्रण दिया था बाबर को कि आप आओ और आप पूरी तरीके से ये जो लोधी वंश है, इस लोधी वंश को अपने अंडर में ले लो, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा ये जो भतीजा या भांजा है इब्राहिम लोधी, ये पूरी तरीके से हमारे साम्राज्य को खत्म कर देगा। तो आमंत्रण कौन देता है, आमंत्रण देता है इब्राहिम लोधी के चाचा, जिनका नाम है दौलत खां लोधी ने आमंत्रण दिया। अब पहले ही तो ये विस्तार करना चाह रहे हैं बाबर, अब बाबर को एक मौका मिल जाता है अपना साम्राज्य विस्तारित करने का, और बाबर यहाँ से एंटर होना स्टार्ट करते हैं हमारे भारत में, ठीक है। तो काबुल को इन्होंने पहले ही अपने अंडर में ले लिया था। अब काबुल के बाद ये कहाँ पर आएंगे, काबुल के बाद ये पानीपत वाले क्षेत्र में होते हुए मतलब दिल्ली की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो दिल्ली की तरफ बढ़ने के ड्यूरेशन में पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा आपका पानीपत, जो वर्तमान में कहाँ पर है, जो वर्तमान में आपको हरियाणा वाले क्षेत्र में दिखता है, ठीक है। तो इस तरीके से बाबर, यही चीज़ मैं बोल रही थी कि बाबर को दौलत खां लोधी के द्वारा आमंत्रित किया गया, और उसके बाद जो बाबर है उस बाबर ने विस्तार करने का प्रयत्न किया हमारे भारत में। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से एंटर होता है, ये पानीपत आपको नजर आ रहा है, और ये दिल्ली में शासन जमाने की कोशिश करेगा अब बाबर, ठीक है। तो 21 अप्रैल 1526 को रात को ही, उसकी एक रात पहले मतलब 20 अप्रैल आप मान लीजिए, दोनों की सेना एक दूसरे के आमने सामने है, और ये युद्ध जो है पानीपत का प्रथम युद्ध, ये पानीपत का प्रथम युद्ध प्रारंभ होना शुरू होता है। अब यहाँ पे मैं काफ़ी सारी आपको चीज़ें बताऊंगी कि बाबर ने ऐसा किया क्या था जिसकी वजह से वो इस युद्ध को जीतता है, और इब्राहिम लोधी की कमियाँ क्या रहीं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ देखें। इब्राहिम लोधी की बात की जाए तो जो इब्राहिम लोधी है उसके पास कितनी सेना हुआ करती थी, तो 3 लाख से ज़्यादा उसके पास ट्रूप्स थे, 3 लाख से ज़्यादा उसकी सेना की संख्या थी। वहीं जब हम बाबर की बात करें तो बाबर के पास जो सेना की संख्या है वो है केवल 10,000 15,000। तो कितने सोल्जर्स हैं बाबर के पास, केवल 10,000 15,000 सोल्जर्स हैं, ठीक है। अब जब इनिशियली जब बाबर अपनी सेना के साथ आता है इन पर लड़ाई लड़ने के लिए, चढ़ाई करने के लिए, तो बाबर के जो सैनिक हैं वो बाबर के सैनिक उससे बोलते भी हैं कि ठीक है हम आ गए
गए यहाँ से, घूम फिर रही है, अब हमें नहीं लग रहा कि हम यहाँ पर आगे जीत पाएंगे, चलो वापस लौटते हैं। लेकिन जो बाबर है, उस बाबर को अपनी युद्ध नीतियों पर बहुत ज़्यादा भरोसा था और वो पीछे नहीं हटता है, बोलता है नहीं इस युद्ध को तो हम जीत के जाएंगे, अब भारत को अपना बना के जाएंगे। अब यहाँ से ये युद्ध स्टार्ट हुआ। केवल 15,000 सैनिकों के साथ बाबर था, 3 लाख की सेना उसके सामने थी। डिफरेंस क्या है बाबर और लोदी की सेना में, इब्राहिम लोदी की सेना में? जो बाबर की सेना है ये भले ही 15,000 है, लेकिन इसके जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे वो सब एक बहुत एक्सपीरियंस्ड हुआ करता था। वहीं जब हम इसकी बात करें, इब्राहिम लोदी की सेना की बात करें, ये संख्या में तो ज़्यादा थे लेकिन ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे। ये किस तरीके से लेके आया था, उनको एक मेले की तरह लेके आया था। किराए की सेना भी आप बोल सकते हैं, काफ़ी सारे इसकी जो मिलिटेंट्स हैं वो किराए की सेना सोल्जर्स हुआ करते थे। तो इनको इतने अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं है, इनको प्रॉपर एक्सपीरियंस है। इसके अलावा बाबर ने प्रॉपर प्लानिंग के साथ बाबर आया था। उसने क्या किया, उसने अप्रैल में जब वो आया उसके 4-5 दिन पहले उसने बहुत सारी बैलगाड़ियों को खरीदना स्टार्ट किया। बैलगाड़ियों को खरीदने का पर्पस ये था कि वो सिर्फ सामने वाली जो सेना है उनको गुमराह करना चाहता था। और बाबर ने इस युद्ध में एक पद्धति को अपनाया जिस पद्धति को बोला जाता है तुलुगमा पद्धति। तुलुगमा पद्धति क्या होता है उसे देखें। तो तुलुगमा पद्धति का मतलब ये है कि उसने जो सामने वाली सेना है उस पर 3 ओर से आक्रमण किया, तीनों तरफ से आक्रमण किया है। देखो आपको ये राइट विंग दिख रही है, ये जो है ये लेफ्ट विंग है और ये जो है ये हो गई आपकी सेंटर विंग। तो इस तरीके से 3 तरफ से बाबर की सेना ने आक्रमण करना शुरू किया इन पर। इसके अलावा बाबर ने एक और इम्पॉर्टेंट पॉलिसी रची और उसने क्या किया, यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है ना, उसने यहाँ पर इन खाइयों को, इन बड़े बड़े कुओं को खुदवाया। कुओं नहीं बोलोगे, गड्ढे बोलोगे। तो सुरंगें जैसे उसने खुदवाई और उन सुरंगों को उसने ढक दिया पत्तों से और फूलों से। तो आराम से फूलों पत्तों से ढक दिया और अंदर इसने कुछ नुकीले नुकीले सामान रख दिए इस तरीके से। और इसकी ये पॉलिसी क्या थी कि जैसे सेना आएगी वैसे काफ़ी सारे तो यहाँ पे गिर जाएंगे, चोटिल हो जाएंगे और वैसे ही मना स्थिति में वो लोग हार जाएंगे। तो सबसे पहले ये काम किया। उसके बाद जो बैलगाड़ियाँ खरीदी थी उन बैलगाड़ियों को लेदर के बेल्ट से बांध के उसने यहाँ पर इकट्ठा करवा के रख दिया। इस तरीके से उन्होंने इकट्ठा करवा के बैलगाड़ियों को रखा। ठीक है, तो पहले तो लोदी की सेना ने जब इन्हें देखा तो इनके दिमाग में ये आया कि बैलगाड़ियाँ लेके क्यों आए हैं युद्ध लड़ने के लिए। ओवर कॉन्फिडेंट करना चाह रहे थे ओवरऑल, तो बस ये बैलगाड़ियों को रखा। बैलगाड़ियों के ठीक पीछे आप देखें तो क्या है, तो बैलगाड़ियों के ठीक पीछे आपको ये जो नज़र आ रही है ये इसकी घुड़सेना आपको नज़र आ रही है, जो है बाबर की घुड़सेना। और घुड़सेना के बाद में आपको ये दिख रहा है, ये जो वैन लिखा हुआ है यहाँ पर उसकी जो तोप है, जो गन पाउडर बोला जाता है जिसको, तो तोपों को उसने तैनात किया था यहाँ पर। और ये कारण रहा कि बाबर इस युद्ध में जीतता है, क्योंकि इसके पहले कभी भी किसी भी युद्ध में भारत में तोपों का इस्तेमाल नहीं हुआ था और बाबर इन तोपों का इस्तेमाल करता है। ठीक, इसके पीछे देखा जाए तो यहाँ पर जो बाबर है वो बाबर खड़ा है और उसके पीछे उसकी थोड़ी सी रिजर्व्ड फोर्सेस भी आपको नजर आती हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग की है बाबर ने और प्रॉपरली अरेंज किया है अपनी सेना को। यहाँ पर अगर लोदी की सेना की बात की जाए जो इस ग्रीन कलर में है, तो लोदी की सेना में आपको बस ये स्टार्टिंग में ये जो मेन विंग है, ये मेन विंग नजर आ रही है। उसके बीच में आप देखें तो यहाँ पर आपको इब्राहिम लोदी खड़ा हुआ मिलेगा और उसके पीछे एक और जो रिजर्व फोर्सेस रहते हैं, उस रिजर्व फोर्सेस में भी उसने काफ़ी सारी मिलिट्री कमांडेंट्स को यहाँ पर खड़ा करके रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, अब युद्ध प्रारंभ हो जाता है। पहले तो दोनों सोचते रहते हैं कि कौन आगे से आक्रमण करे। तो ये जैसे जैसे करके युद्ध प्रारंभ होता है, युद्ध जैसे ही प्रारंभ होता है तो क्या हुआ, लोदी की सेना आगे बढ़ी। जब लोदी की सेना आगे बढ़ी तो यहाँ पर ये जो खाइयाँ, ये जो गड्ढे थे, इन गड्ढों में जो आगे का पार्ट था, आगे का ये जो मेन स्ट्रीम वाली है, तो मेन फोर्सेस जब आगे जा रही हैं तो इसमें से काफ़ी सारे सैनिक तो चोटिल हो जाते हैं और कन्फ्यूजन फैल जाता है कि अब करना क्या है। ये तो उम्मीद ही नहीं थी कि गड्ढे में गिर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और फिर और आगे बढ़ते हैं, जैसे तैसे करके आगे बढ़े। तो यहाँ पे उनको किससे सामना होता है, उनका बैलगाड़ियों के ठीक पीछे घुड़सवारों से। तो घुड़सवारों से सामना हो रहा है। उसी ड्यूरेशन में ये जो बाबर की सेना है, अभी संभल ही रहे, कन्फ्यूजन की स्थिति है। बाबर की सेना ने तोपों के गोले छोड़ना स्टार्ट किए। तोपों के गोले छोड़ना स्टार्ट किए तो एक इनकी कमी ये भी रह गई कि इन्होंने अपनी जो सेना है उसमें हाथियों को इंक्लूड किया था। इन्होंने घुड़सवारों को इंक्लूड नहीं किया था, इन्होंने गज सेना को इंक्लूड किया था। तो जो गज सेना है उसमें हाथी होते हैं, बहुत सारे हाथी इसमें इंक्लूड किए थे। जैसे ही तोपों की आवाज़ हुई, आवाज़ें आना स्टार्ट हुई, तो वैसे ही जो हाथी हैं वो अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, अनियंत्रित हो जाते हैं और इधर इधर भागने लगते हैं। इधर उधर जब ये हाथी भागना शुरू हुए तो ये हाथियों ने अपनी ही सेना के काफ़ी सारे सोल्जर्स को रौंद दिया। तो इस तरीके से जो है पूरी तरीके से
कमांड किसके हाथ में आ गई है युद्ध की? बाबर के हाथ में आ गई है। अब क्या हुआ, ये स्टार्टिंग का तो पूरा मेन जो सेना थी वो तो चली गई, पूरे फोर्सेस खत्म हो गए, उसके बाद भगदड़ मच गई है। अब लोधी भी कंफ्यूजन में है। लोधी को वेट करना चाहिए था अपने रिजर्व फोर्सेस का जो काफ़ी बड़ा था, इसने रिजर्व फोर्सेस का वेट नहीं किया। ये क्या करता है, खुद ही आगे बढ़ जाता है और खुद ही आगे बढ़ता है और जो बाबर है वो बाबर इसको फिर मार देते हैं और फिर यहाँ से ये जो युद्ध है ये युद्ध समाप्त हो जाता है। और कौन जीत जाएगा? बाबर इस युद्ध में जीत जाएगा। तो आप रीजन देख सकते हैं बाबर को जीतने का। सबसे बड़ा रीजन ये है कि प्रॉपर प्लानिंग की है। दूसरा रीजन ये है कि इसने टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। तीसरा रीजन ये है कि इसके जो सोल्जर्स हुआ करते थे वो सोल्जर्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड सोल्जर्स हुआ करते थे। तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड जो मिलिट्री है वो इसने इस्टेब्लिश करके रखी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये युद्ध होता है। अब बोला ये जाता है, काफ़ी सारे किस्से कहानियाँ आपको किताबों में मिलेंगे, बोला ये जाता है कि जब लोधी सामने आता है और बाबर उसको मारने वाला होता है तो उसको एक मौका दिया जाता है कि आप चाहो तो आप यहाँ से भाग जाओ। उसको उसकी जो सेना है लोधी की बची कुची वो भी बोलते हैं कि हम लोग आप भाग जाइए, आप बचा लीजिए अपने प्राण, ताकि हम दोबारा एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड सेना के साथ इस पर आक्रमण करें। लेकिन इब्राहिम लोधी यहाँ पर एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर देते हैं। वो एक शेर भी पढ़ते हैं उस समय युद्ध के मैदान में, हम किसी और तरफ जाएं ये मर्दानगी नहीं है, सुर्ख रूहों का काम नहीं है पीला होना। तो इस तरीके का एक शेर पढ़ते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मेरी बहादुरी है। लेकिन एक फाइन सी लाइन होती है ना बहादुरी और मूर्खता के बीच में, तो इतनी बड़ी मूर्खता कर देते हैं और इब्राहिम लोधी यहाँ से डेथ हो जाती है। और 300 वर्षों से ज़्यादा जो दिल्ली सल्तनत यहाँ पर चल रही थी, जिसका आखिरी साम्राज्य था आपका लोधी वंश, वो वंश पूरी तरीके से समाप्त होता है। इनके साथ में दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है और हमारे भारत में स्टैब्लिश कौन सी हो जाएगी? स्टैब्लिश हो जाएगी जिसे हम बोलते हैं मुगल सेना। तो मुगल साम्राज्य यहाँ से स्थापित होता है। कब हुआ था पानीपत का युद्ध? तो आपको ध्यान रखना है अप्रैल 1526 में हुआ था पानीपत का युद्ध। इसके बाद में बाबर ने कुछ और युद्ध लड़े। ऐसा बोला जाता है कि जो मैंने बोला था ना कि दौलत खां ने बुलाया था, कुछ बुक्स में आपको ये लिखा हुआ मिलता है कि दौलत खां के अलावा राणा सांगा ने भी बाबर को इनवाइट किया था कि आप आके यहाँ पर लोधी वंश को समाप्त करो। जो राणा सांगा है, हालांकि ये जो राणा सांगा है बोला जाता है इनके बारे में कि इन्होंने बाबर का सपोर्ट नहीं किया फिर युद्ध में, इस वजह से बाबर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है राणा सांगा के साथ और जो राणा सांगा है उनसे फिर युद्ध लड़ता है 16 मार्च 1527। तो 1526 में प्रथम युद्ध हुआ पानीपत का, 1527 में खानवा का युद्ध होता है और खानवा के युद्ध में जो राणा सांगा है, इन राणा सांगा का सहयोग करेंगे चंदेरी के शासक मेदिनी राय। मेदिनी राय से भी गुस्सा है फिर बाबर और अगले ही साल मेदिनी राय से भी वो लड़ाई लड़ेगा 1528 में और इस लड़ाई को बोला जाएगा चंदेरी का युद्ध। और ये जो 3 युद्ध हैं, इन 3 युद्धों के बाद में बाबर पूरी तरीके से स्थापित कर देता है जो मुगल साम्राज्य की उसने नींव रखी थी, उस मुगल साम्राज्य को। तो ये थी पूरी कहानी पानीपत के युद्ध की। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो क्या क्या क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, किस युद्ध में सर्वप्रथम भारत में तोपों का प्रयोग किया गया? तो आपको याद रखना है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, ये सारे क्वेश्चंस बन ही सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे आप ज़रूर याद रखें। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुलुगमा पद्धति का इस्तेमाल बाबर ने सबसे पहले किस युद्ध में किया था? तो वो भी होगा आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ये थी पूरी कहानी पानीपत के प्रथम युद्ध की। आई होप यू एंजॉय द सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऊंची इमारत तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उस इमारत का एक फाउंडेशन मजबूत होना। इसी तरीके से अगर आप व्यापक के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो सबसे ज्यादा जरूरी आपका एक आधार मजबूत होना। आधार मजबूत करने के लिए एमपी परीक्षा एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए आया है कंप्लीट एक फाउंडेशन कोर्स। इस कोर्स का नाम रहेगा आपका जीरो से हीरो व्यापम फाउंडेशन कोर्स। इस कोर्स से जुड़कर आप अपने व्यापम के सारे कॉमन सब्जेक्ट का एक अच्छे से फाउंडेशन तैयार कर सकते हो। इस कोर्स से जुड़ने के लिए आपके पास फरा मैम 40, पुनीत सर 40, सोम सर 40 रेफरल कोड से 40% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो फिर देर किस बात से, आज ही इस कोर्स से जुड़े।